नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 मई 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज हिंदू में एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पेटेंट राइट्स को रिलैक्स करने से संबंधित इशू के बारे में। पहले भी हमने ये इशू डिस्कस किया था, नए पॉइंट्स हैं, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। दो और इश्यूज जो हम डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस से, और ट्रिब्यून से हम उठाएंगे इंडिया यूके रिलेशंस से संबंधित इशू को। 4 मई को वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, याद है ना? आर्टिकल भी डिस्कस किया था सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस का। तो उसी इशू को आगे लेके जाता है ट्रिब्यून का ये आर्टिकल, जिसे हम आज के डिस्कशन में शामिल करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेटेंट प्रोटेक्शन लॉ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेस्ट है? देखो, डब्ल्यूटीओ में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने अप्लाई किया था कि महामारी का समय है, इस वजह से फिलहाल के समय में कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं उस पर आप पेटेंट रेजीम को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, ताकि दूसरी कंपनीज भी वैक्सीन्स का निर्माण कर सकें। और जब देखो ऐसी एप्लीकेशन मूव की गई थी इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा, तो फिर हाई इनकम कंट्रीज के द्वारा इसका विरोध किया गया, जैसे यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी ने भी काफ़ी विरोध किया। नॉर्वे, जो आमतौर पर ग्लोबल हेल्थ इक्विटी के बारे में बोलता है, लेकिन नॉर्वे ने भी पेटेंट राइट्स के पक्ष में अपनी बात बोली और कहा कि पेटेंट राइट्स को रिलैक्स नहीं करना चाहिए। डब्ल्यूटीओ में देखो, जो भी फैसला होता है ना, वो सर्वसहमति से होता है, वोटिंग से नहीं होता है। तो 60 देशों का समर्थन हासिल हुआ इंडिया और साउथ अफ्रीका की एप्लीकेशन को, लेकिन फिर भी बात नहीं बन सकी। लेकिन हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति बाइडेन ने बोला कि हाँ, हम इस पर नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। मतलब यूएसए ने अपना स्टैंड इस इशू पर अब थोड़ा रिलैक्स किया है। जून में फिर से टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी कोविड-19 की वैक्सीन के लिए, पेटेंट्स को रिलैक्स करने के लिए टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस होंगी। मतलब यूएस अपना टेक्स्ट सौंपेगा, इंडिया अपना टेक्स्ट सौंपेगा। अब इस प्रकार की नेगोशिएशंस में देखो टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द जो है वो इस इशू पर कोई हल निकलेगा। लेकिन देखो, हाई इनकम कंट्रीज पेटेंट राइट्स को रिलैक्स ना करने के पक्ष में जो आर्गुमेंट्स देते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले 2-3 बातें ये और भी बोली जाती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स जो हैं, इन्होंने भी पेटेंट रेजीम को रिलैक्स करने के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। यानी बड़ी बड़ी वैक्सीन कंपनीज जिन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया है, उनके पक्ष में बोला। तो बहुत से एक्सपर्ट्स ने बोला भी कि भाई, आप वैसे तो बिल गेट्स और जो मेलिंडा गेट्स की फाउंडेशन है, आप करोड़ों रुपए खर्च करके, अरबों रुपए खर्च करके मसीहा बनने की कोशिश करते हो कि हम इतना दान दे रहे हैं लोगों को वेलफेयर के लिए। दूसरा, आप इस महामारी के समय भी अपनी जो आवाज़ है वो लोगों के पक्ष में नहीं उठा रही हो, तो इसका मतलब ये आपका दोगलापन है। तो ये वैसे ही है। आर्गुमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला आर्गुमेंट, हाई इनकम कंट्रीज का ये कहना है, अगर देखो वैक्सीन के लिए पेटेंट रेजीम को रिलैक्स कर दिया गया तो इससे लो इनकम कंट्रीज में भी वैक्सीन का निर्माण होने लगेगा। लेकिन लो इनकम कंट्रीज में जो वैक्सीन का निर्माण होगा वो सेफ्टी के साथ नहीं हो सकेगा, वो क्वालिटी वाला नहीं हो सकेगा। यानी मिडिल इनकम कंट्रीज में और लो इनकम कंट्रीज में अगर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को अलाउ कर दिया गया तो क्वालिटी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। लेकिन देखो, ये आर्गुमेंट गलत है। इंडिया अभी ड्रग्स का हब है, मतलब फार्मेसी है, आप कह सकते हो वर्ल्ड की इंडिया। और इंडिया में क्वालिटी ड्रग्स का निर्माण होता है। इंडिया ने इस क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। और बहुत बार तो देखो, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए, जो एस्ट्राजेनेका है, इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ करार किया है ना। अगर क्वालिटी पे शक होता तो एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती ही क्यों? सोचने वाली बात है। इवन हाई इनकम कंट्रीज की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मिडिल इनकम कंट्रीज में ड्रग कंपनीज को ठेका दे देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं उनके साथ ड्रग्स या फिर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि
मिडिल इनकम कंट्रीज में और लो इनकम कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट काफ़ी कम आती है क्योंकि यहां पे लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है। तो ये आर्ग्यूमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, हाई इनकम कंट्रीज का ये कहना है हम पेटेंट राइट्स को रिलैक्स कर भी दें तो इसका कोई सबूत नहीं है कि दूसरे देशों में ज़्यादा कैपेसिटी है वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने की। देखो, ये गलत है। इवन कनाडा और साउथ कोरिया की कंपनीज ने भी अप्लाई किया है, वो भी चाहती हैं कि पेटेंट राइट्स को रिलैक्स किया जाए ताकि हमारे देशों में भी बड़ी संख्या में वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हो सके। इवन देखो, WHO का जो mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब है, इसके पास अभी तक 50 से ज़्यादा फर्म्स ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है वैक्सीन की टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के लिए। देखो, इन फर्म्स के पास कैपेसिटी है तभी तो इन्होंने WHO के इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हब के पास अप्लाई किया है ना। तो हाई इनकम कंट्रीज़ का ये आर्गुमेंट भी गलत साबित हो जाता है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि दूसरे देशों में ज़्यादा कैपेसिटी है वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की। कैपेसिटी है भैया, तभी तो ये फर्म्स अपना इंटरेस्ट जाहिर कर रही हैं ना। नेक्स्ट आर्गुमेंट, हाई इनकम कंट्रीज़ का ये एक आर्गुमेंट है कि अगर हमने पेटेंट राइट्स को रिलैक्स किया तो चाइना हमारी टेक्नोलॉजी को चुरा लेगा। राइटर चाइना के पक्ष में बोलते हैं, चाइना ने ओरिजिनल जो वायरस का ओरिजिनल जेनोमिक सीक्वेंस था वो सबसे पहले शेयर किया, तभी तो आप वैक्सीन को डेवलप करने में काफ़ी जल्दी लग सके थे। अगर चाइना ओरिजिनल जेनोमिक सीक्वेंस ना शेयर करता तो आपको काफ़ी वक्त लगता वैक्सीन को डेवलप करने में। और दूसरा देखो, बहुत सारी वैक्सीन्स के निर्माण में तो पब्लिक साइंस इन्वॉल्व है। जैसे एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन को डेवलप किया है उसमें साइंस किसकी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है। हमने पिछले आर्टिकल में भी ये डिस्कस किया था जो पेटेंट से संबंधित था। तो जब आपने जो वैक्सीन को डेवलप किया है उसमें पब्लिक साइंस इन्वॉल्व है, तो आप कैसे कह सकते हो कि चाइना हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चुरा लेगा? इसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट कि इससे अगर पेटेंट राइट्स को रिलैक्स किया गया ना तो इससे इंसेंटिव नहीं मिलेगा उन कंपनीज को जो काफ़ी रिसर्च करती हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि उन कंपनीज को प्रॉफिट नहीं होगा। जब मान लीजिए इंडिया में किसी को कंपलसरी लाइसेंस दिया जाता है वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, तो फिर जिसका पेटेंट है उसको पैसा तो मिलेगा ना, रॉयल्टी तो मिलेगी ही। वो बात अलग है कि सुपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप 1 रुपए की चीज़ 1000 रुपए में बेच रहे हो, ये सुपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन रॉयल्टी तो आपको मिलेगी ना। वैसे भी आपका जो प्रॉफिट है वो कितना कितना है? फाइजर कंपनी कहती है कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट है $3.5 बिलियन। कितना ज़्यादा है। मॉडर्ना कंपनी कहती है सेल्स होगी 2021 में हमारी $18.4 बिलियन। तो ऑलरेडी आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। भैया, महामारी का समय है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर वर्ल्ड में देखो महामारी ये ख़त्म नहीं होगी तो ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा तो यूएसए और जो ये हाई इनकम कंट्रीज हैं इनको भी तो नुकसान पहुंचेगा ना। आपको ये बात समझने की आवश्यकता है। सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं। लास्ट में वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो वैसे भी दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स जो है उसमें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के दौरान कंपलसरी लाइसेंस देने का प्रोविज़न है। तो विभिन्न गवर्नमेंट्स को, जैसे इंडिया की सरकार है, साउथ अफ्रीका की सरकार है, इनको क्रेडिबल कंपनीज को कंपलसरी लाइसेंस देना चाहिए। और हाई इनकम कंट्रीज और मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं उनको ग्लोबल प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। वैसे एक आर्गुमेंट जो छूट गया वो ये है, हाई इनकम कंट्रीज का कहना है कि कोवैक्स जो फैसिलिटी है वहाँ से भी तो गरीब देशों को और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को वैक्सीन मिलेगी। तो राइटर कहते हैं कोवैक्स जो फैसिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत वैक्सीन मिलेगी लो इनकम कंट्रीज़ को। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे लो इनकम कंट्रीज़ के इस फैसिलिटी के तहत। इसलिए आपका ये आर्ग्यूमेंट भी गलत है कि हाँ कोवैक्स फैसिलिटी से वैक्सीन मिलेगी लो इनकम कंट्रीज़ को। मिलेगी नाम मात्र की, वो सिंबोलिज्म होता है। 10 लाख वैक्सीन मिल गई, 20 लाख वैक्सीन मिल गई, पूरे देश की जनता थोड़ी ना वैक्सीनेट हो सकती है इस कोवैक्स फैसिलिटी से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पेटेंट राइट्स को रिलैक्स करने से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब बताइए। क्या मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सेम पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज मतलब जैसे शादी संबंधित कानून, डाइवोर्स संबंधित कानून, बच्चे को एडॉप्ट करने से संबंधित कानून, जायदाद को इनहेरिट करने से संबंधित कानून, सब सेम हो। ये सारे पर्सनल लॉज हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश के हर एक नागरिक के लिए ये सारे पर्सनल लॉज समान हो, चाहे कोई पर्सन किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आइडेंटिटी का हो, ये कानून सबके लिए सेम होने चाहिए। ये मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अगर देखो हम बैकग्राउंड की बात करें, ब्रिटिश रूल के दौरान क्रिमिनल लॉज तो सबके लिए सेम हो गए थे। कोई पर्सन मर्डर करता है, चोरी करता है, सेम सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी आइडेंटिटी का हो। लेकिन पर्सनल लॉज सबके लिए सेम नहीं हुए थे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग पर्सनल लॉज, हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग पर्सनल लॉज। तो जब देश आज़ाद हुआ ना, तो ये मांग उठने लगी कि कम से कम अब तो देश को यूनिफाई करने के लिए सेम पर्सनल लॉज होने चाहिए हर एक सिटीजन के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट चली, दोनों पक्षों से आर्गुमेंट्स आए, लेकिन देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सहमति नहीं बन सकी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। विरोध था। विरोध क्यों था वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसके विपक्ष में कौन से आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि देखो सहमति नहीं बनी, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में छोड़ दिया गया, डीपीएसपी में छोड़ दिया गया कि वक्त आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, लेकिन अभी इसके लिए देश तैयार नहीं है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुओं के लिए तो जो पर्सनल लॉज थे उनको कोडिफाई कर दिया गया। ये 4 एक्ट्स आए उस समय, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये जो हिंदू पर्सनल लॉज है ना, ये बुद्धिस्ट पर, जैन्स पर और सिखों पर भी लागू होते हैं। लेकिन देखो अभी भी मुस्लिम्स के लिए जो पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाई नहीं किया जा सका है। मुस्लिम्स के जो पर्सनल मैटर्स हैं वो अभी भी गवर्न होते हैं शरीयत लॉ ऑफ 1937 के तहत। और ये एक्ट कहता है कि पर्सनल डिस्प्यूट्स के मामले में स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजियस अथॉरिटी अपनी डिक्लेरेशन पास करेगी पर्सनल मैटर्स के मामले में, किसके आधार पर? कुरान और हदीत को इंटरप्रेट करके। इसके बाद जो क्रिश्चियंस और ज्यूज हैं वो भी देखो अलग से पर्सनल लॉज से गवर्न होते हैं। तो ये तो हमने बेसिक्स की बात की। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर से न्यूज़ में आया है? कुछ समय पहले देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गोवा की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाउड किया था, मतलब गोवा की यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की थी। गोवा हमारे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एकेडमिशियंस और इंटेलेक्चुअल्स जो इस इशू पर डिबेट करते हैं उनको कहा कि आप एक बार गोवा में जाके आइए, वहां पे देखिए कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के आधार पर जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, जस्टिस एडमिनिस्टर होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की सहायता से गोवा में, आप जाके देखिए। तो ये हमने बात की कंटेक्स्ट की। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमारे देश में आवश्यकता क्यों है, व्हाट इज नीड। कई सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट देखो, अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, तो इससे कम्युनलिज्म बढ़ता है। मतलब धर्म के आधार पर सिटीजन्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर एक हिंदू पर्सन तलाक देता है अपने स्पाउस को तो अलग पर्सनल लॉ, अगर मुस्लिम पर्सन अपने स्पाउस को तलाक देता है तो अलग पर्सनल लॉज। और चूंकि देखो कई सारे धर्मों में अभी भी पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया जा सका है, तो आरोप ये लगता है कि महिलाओं को उनके उचित अधिकार नहीं मिल पाते। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो फिर महिला चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उनको उनके राइट्स मिलेंगे कानून के हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है मुस्लिम धर्म का, 1985 से पहले की ये बात थी। एक महिला साबानो, वो कोर्ट में पहुंची, उस महिला को उसके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया था। तो साबानो ने क्लेम किया था कोर्ट में जाके कि मुझे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर
यानी सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस का पैसा मिलना चाहिए। लेकिन देखो दूसरे पक्ष ने यह कहा मुस्लिम धर्म के जो पर्सनल लॉज हैं वो सीआरपीसी से गवर्न नहीं होते, उनके लिए अलग से सरिया एक्ट है 1939 का। बट देखो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला दिया और पार्लियामेंट को भी आदेश दिया इस मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस में, जिसको पॉपुलरली शाह बानो केस के नाम से जाना जाता है, कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कीजिए। तो क्या पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया? नहीं किया, क्योंकि देखो उस समय बहुत सारे मुस्लिम सेक्शंस ने विरोध किया था और दबाव में आके सरकार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करने के लिए एक एक्ट लेके आई, मुस्लिम वुमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट की सहायता से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को नलीफाई कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला दिया था और कहा था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 125 के तहत शाह बानो को मेंटेनेंस का पैसा मिलना चाहिए, जो कि ज़्यादा बनता था, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉज यानी सरिया लॉ 1939 के तहत पैसा कम बनता था। लेकिन इसे अंडरमाइन कर दिया गया, नलीफाई कर दिया गया इस एक्ट ने। बाद में देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सायरा बानो केस में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इसके बाद भी ट्रिपल तलाक रुक नहीं रहे थे, इसलिए सरकार एक एक्ट भी लेके आई। तो ये तो हमने पहला आर्गुमेंट डिस्कस किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में। अगले आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। अगर देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन होगा, देश और ज़्यादा एकजुट होगा, क्योंकि सभी नागरिकों को समान ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। अभी देखो अलग अलग पर्सनल लॉज से डील करना पड़ता है कोर्ट्स को। हिंदुओं के लिए अलग से पर्सनल लॉज जो कोडिफाई हो चुके हैं, मुस्लिम्स के लिए शरीयत लॉ, ज्यूज और क्रिश्चियंस के लिए भी अलग से लॉज। तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है पर्सनल लॉज के मैटर्स में। अगर सेम पर्सनल लॉज होंगे देश के सभी सिटीजन्स के लिए तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा, कानून में इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी। नेक्स्ट, इससे हमारा इंडियन लीगल सिस्टम जो है वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि सेम पर्सनल लॉज होंगे सभी सिटीजन्स के लिए तो लिटिगेशन भी कम होगी। नेक्स्ट, एक सेकुलर सोसाइटी इस्टाब्लिश होगी, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो फिर पर्सनल लॉज जो हैं वो धर्म से डीलिंक हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि धर्म के आधार पर पर्सनल लॉ होंगे, सभी सिटीजन्स के लिए सेम पर्सनल लॉ होंगे, तो पर्सनल लॉज जो हैं वो धर्म से अलग हो जाएंगे। धर्म से अलग हो जाएंगे तो सेकुलर सोसाइटी का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जेंडर जस्टिस भी इंश्योर होगा, क्योंकि जो आरोप लगता है कई सारे धर्मों में महिलाओं को उनके राइट्स नहीं मिलते। अगर पर्सनल लॉज कोडिफाई हो जाएंगे और सबके लिए सेम होंगे तो फिर महिलाओं को उनके राइट्स भी मिलेंगे, उनको उनका हक मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इससे देखो वोट बैंक पॉलिटिक्स भी कम होगी। अभी इलेक्शन से पहले कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस पर डिबेट करती हैं और सेंटिमेंट्स को भुनाने का काम करती हैं, वो ऐसा नहीं कर सकेंगी। देखो राजनीति में जब धर्म आ जाता है ना तो बाकी जो इश्यूज हैं जैसे डेवलपमेंट वो पीछे छूट जाते हैं और सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है इस इशू पर नहीं होगी। अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंट करने में जो चैलेंजेस हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो देखो ये है, माइनॉरिटीज जो हैं हमारे देश के, उनको एक डर ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मेजॉरिटीज के जो पर्सनल लॉज हैं उनको इंपोज कर दिया जाएगा माइनॉरिटीज के ऊपर। यानी यूनिफॉर्मिटी लाने के नाम पर मेजॉरिटी के कल्चर को माइनॉरिटीज के ऊपर इंपोज कर दिया जाएगा, ये डर है माइनॉरिटीज को। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, इवन देखो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन जो राइट टू रिलीजन है वो भी एक ऑब्स्टेकल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने में। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ, डीपीएसपी में जरूर लिखा हुआ है आर्टिकल 44 के तहत कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करेगी, बट सिटीजन्स के पास राइट टू रिलीजन भी है और राइट टू रिलीजन ये कहता है हर एक रिलीजियस डेनोमिनेशन अपने रिलीजन के मामले में अपने अफेयर्स को खुद ही मैनेज कर सकता है। तो
डीपीएसपी जो है वो तो देखो जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट तो इन्फोर्सेबल है ना। ये डिबेट अलग से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, सभी धर्मों को एक मंच पे लेके आना कि हाँ ये जो पर्सनल लॉज हैं उन पे सबको राजी करना, ये देखो बहुत चुनौती भरा काम है। मतलब हम बोलते तो हैं कि सभी सिटीजन्स के लिए सेम पर्सनल लॉज होने चाहिए, लेकिन वो पर्सनल लॉज कौन से होने चाहिए जिस पर सभी धर्मों के लोगों की सहमति बनेगी कि हाँ ये पर्सनल लॉज हमें मंजूर हैं। मतलब ऐसे पर्सनल लॉज पर सभी धर्मों की सहमति बनाना जो सबको मंजूर हो, ये देखो बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद ये तो हमने डिस्कस कर लिया मिस इन्फॉर्मेशन, कि माइनॉरिटीज़ को डर है कि मेजॉरिटीज़ का जो कल्चर है वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल भी नहीं है लीडर्स में कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करें। और जब भी देखो ये डिबेट स्टार्ट होती है, पूरा जो इशू है वो कम्युनलाइज हो जाता है, हिंदू मुस्लिम की डिबेट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद लास्ट में अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो प्रोग्रेसिव आउटलुक को एंकरेज करने की आवश्यकता है सिटीजन्स में, वो इस मुद्दे को समझें, इस मुद्दे की स्पिरिट को समझें, ना कि जब भी मुद्दा डिस्कशन के लिए आए हिंदू और मुस्लिम में डिबेट बढ़ जाए। रैशनल आधार पर सिटीजन्स को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, सिटीजन्स को सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। और इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है यूसीसी को यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पॉलिटिकल एडवांटेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं या फिर पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको एक सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो पर्सनल लॉज हैं ये सबको सहमत हो सकते हैं, और बाद में अगर सहमति बन जाए तो उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लाया जाए और आर्टिकल 44 को फुलफिल किया जाए। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया यूके रिलेशनशिप से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट देखो, आपको पता है 4 मई को इंडिया और यूके के बीच एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। दोनों देशों के लीडर्स ने वर्चुअली आपस में बातचीत की थी। तो इस मुलाकात के दौरान एक रोड मैप 2030 को अडोप्ट किया गया दोनों देशों के द्वारा कि आने वाले 10 सालों में रिश्ते कैसे इवोल्व करेंगे। राइटर का मानना है बेशक देखो ये जो रोड मैप है ओवर एम्बिशियस हो सकता है, लेकिन फिर भी इंडिया और यूके के बीच रिश्तों को मजबूत करने का काफ़ी स्कोप है। क्योंकि देखो ब्रेग्जिट के बाद यूके जो है वो नई नई पार्टनरशिप्स अभी तराश रहा है। जैसे ब्रिटेन ने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए अप्लाई किया। इवन यूके ने आसियान को भी परसुएड किया कि भैया हमें आप डायलॉग पार्टनर बना लीजिए, क्योंकि पहले तो ईयू के अंदर आया करता था यूके और ईयू आसियान का डायलॉग पार्टनर है, लेकिन अब ब्रेग्जिट के बाद यूके अलग से बोल रहा है आसियान को कि हम अब अलग हो गए हैं यूरोपियन यूनियन से, इसलिए हमें आप डायलॉग पार्टनर बना लीजिए। और आसियान ने इसके लिए अप्रूवल भी दे दिया। वैसे देखो काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज कोशिश कर रहे थे आसियान का डायलॉग पार्टनर अलग से बनने की, लेकिन यूके को अप्रूवल मिला है आसियान से और बाकी कई सारे यूरोपियन कंट्री आसियान का डायलॉग पार्टनर नहीं बन पाए हैं। इसी दिशा में देखो यूके कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ भी रिश्तों को मजबूत बनाया जाए। रिपब्लिक डे के मौके पर बोरिस जॉनसन यानी यूके के प्रधानमंत्री को आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए महामारी के चलते। इसके बाद हम बात करते हैं एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की। देखो इंडिया और यूके इन एरियाज में अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं, जैसे डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और पेंडेमिक को कंट्रोल कैसे पाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी की। देखो इंडिया के आसपास के रीजन में ब्रिटिश नेवी की जो प्रेजेंस है या फिर ब्रिटेन के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेज कंडक्ट करना, राइटर का मानना है इससे कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि ब्रिटेन और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1997 में
जिसके बाद ब्रिटेन ने हांगकांग को सौंप दिया था चाइना को। लेकिन एग्रीमेंट में तय हुआ था कि 2047 तक कैपिटलिस्ट सिस्टम बरकरार रहेगा हांगकांग में। लेकिन आज के समय में हांगकांग में जो कुछ हो रहा है वो आपने भी देखा है, किस प्रकार से मेनलैंड चाइना में जो सिस्टम है वो धीरे धीरे चाइना अब हांगकांग में इंप्लीमेंट करती जा रही है, यानी 1997 के एग्रीमेंट को इग्नोर कर रही है। लेकिन ब्रिटेन कुछ भी नहीं कह सका है चाइना को। कम से कम ब्रिटेन को एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए, चाइना को मजबूर करना चाहिए कि देखो भैया 1997 में हमने एग्रीमेंट साइन किया था, आप उसका पालन कीजिए। लेकिन नहीं, ब्रिटेन ऐसा करने में नाकामयाब साबित हुआ है। लेकिन देखो फिर भी यूके हमारे लिए डिफेंस के क्षेत्र में किस लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, इंटेलिजेंस शेयर करना इंडिया के साथ, और गुड़गांव में जो फ्यूजन सेंटर है, शिप्स आते जाते हैं इंडियन ओशन रीजन में, उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है इस फ्यूजन सेंटर में। तो यूके भी जरूरी इंफॉर्मेशन इस फ्यूजन सेंटर में शेयर कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन को और ज़्यादा फ्री बनाने के लिए। इसके अलावा देखो LCA यानी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी यूके प्रोवाइड कर सकता है, या फिर नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस शिप्स के लिए भी टेक्नोलॉजी यूके प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि यूके के पास रोल्स रॉयस MT-30 इंजन्स हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, और इंडो पैसिफिक रीजन में ये इंजन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद वीज़ास की बात करते हैं। इंडिया का एक कंसर्न था कि यूके इंडिया के प्रोफेशनल्स को आसानी से वीज़ा नहीं देता। तो इंडिया और यूके के प्रधानमंत्रियों ने जब आपस में बातचीत की, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर सहमति बनी, जिसके तहत आने वाले 2 सालों में यूके इंडिया के 3000 वर्किंग प्रोफेशनल्स को वीज़ा देगा, यानी इंडियन प्रोफेशनल्स को वर्क वीज़ा देगा। कितने? 3000 आने वाले 2 सालों में यूके। लेकिन बदले में ऐसे बहुत से लोग जो अभी इलीगली यूके में रह रहे हैं, इंडिया उनकी नेशनैलिटी को वेरीफाई करने के बाद वापस इंडिया में रीएडमिट करेगा। अब ऐसे लोगों की संख्या कितनी है ये तो देखो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो इलीगली अभी फ़िलहाल यूके में रह रही हैं और जो इंडिया के हैं। पहले देखो इंडिया ने ये कहा था हम वापस ले तो लेंगे ऐसे लोगों को, लेकिन आप पहले नेशनैलिटी तो वेरीफाई कीजिए ना कि वो इंडिया के ही हैं। इंडिया के हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस इंडिया में रीएडमिट कर लेंगे। तो अब इस पर सहमति बन गई है मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट के तहत। नेक्स्ट, एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी कोऑपरेशन का स्कोप है। बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स की प्राइम जो डेस्टिनेशन है पढ़ाई के लिए वो यूके है, लेकिन यूके वीज़ा नहीं दे रहा था आसानी से, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स जर्मनी में गए पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अब यूके चाहता है इंडियन स्टूडेंट्स की जो मार्केट है उसे यूटिलाइज किया जाए, उसका फ़ायदा उठाया जाए, और जो ये 3000 इंडियन प्रोफेशनल्स को वर्किंग वीज़ा मिलेगा ना, वर्क वीज़ा मिलेगा, उनमें से बहुत सारे तो ऐसे ही स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने यूके में जाके पढ़ाई प्राप्त की है। नेक्स्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, यूके ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि इंडिया 1 बिलियन पाउंड यूके में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें से देखो हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि हम 240 मिलियन पाउंड यूके में इन्वेस्ट करेंगे। ये तो देखो इंडिया को नुकसान हो गया। कैसे? क्योंकि इंडिया चाहता था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही इन्वेस्ट करें, लेकिन अदर पूनावाला जिसके इंस्टीट्यूट ने ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है, उसने हाल ही में अनाउंस किया कि हम यूके में इन्वेस्ट करेंगे 240 मिलियन पाउंड। तो ये इंडिया के लिए एक थोड़ा सा धक्का भी है। देखो इंडिया की बात करें ना, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर है यूके में। बहुत से इंडियन बिजनेसमैन ने यूके में इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे इंडियंस की बदौलत FDI आई है और जॉब्स क्रिएट हुई हैं। लेकिन यूके के बिजनेसमैन ने काफ़ी कम इन्वेस्ट किया है इंडिया में बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, और जो भी यूके ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है ना, वो इंडियन ओरिजिन के जो बिजनेसमैन है ना यूके में, उन्होंने वापस इंडिया में इन्वेस्ट किया है। अदरवाइज यूके के ओरिजिन के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने इंडिया में काफ़ी कम इन्वेस्ट किया है। तो इंडिया की FDI ज़्यादा है यूके में और यूके की FDI कम है, और जो भी यूके की FDI है वो इंडियन ओरिजिन के ही बिजनेसमैन ने इंडिया में वापस इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट देखो, ग्रीन टेक्नोलॉजी
यूके के पास है जो इंडिया को प्रोवाइड कर सकता है, जिससे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में मदद हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पेंडेमिक जो है वो नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है दोनों देशों को कोऑपरेशन की, जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मॉडल है। अब देखो जो ये कोविशील्ड वैक्सीन बनी है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइंस है, 97% साइंस जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है वैक्सीन के डेवलप होने में। और उसके बाद एस्ट्राजेनेका ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसने साइंस एक्वायर कर ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और लेकिन इस एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास इतने कैपेसिटी नहीं थी कि वो बड़ी संख्या में वैक्सीन्स का मैन्युफैक्चर कर सके। तो इस एस्ट्राजेनेका ने करार किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कि भैया हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, आप मैन्युफैक्चर कीजिए वैक्सीन की। तो ये जो मॉडल है ना, साइंस ऑक्सफोर्ड की, बाद में एस्ट्राजेनेका ने साइंस को एक्वायर कर लिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट दिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि आप भी हमारे लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चर कीजिए। ये मॉडल और भी दूसरे क्षेत्रों में भी तराशा जा सकता है, इस मॉडल को रेप्लिकेट किया जा सकता है दूसरी कंपनीज के द्वारा भी, अलग अलग ड्रग्स के लिए भी। अब इसके बाद कंसर्न्स की बात करते हैं। पहला कंसर्न तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंडियन डायस्पोरा काफ़ी स्ट्रोंग है यूके में, लेकिन इसका नुकसान हो जाता है। नुकसान क्या हो जाता है? यूके की पॉलिटिक्स में इंडियन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, जिससे इंडिया को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। भैया मत करो ना, हमारे इश्यूज़ को आप हम पे छोड़ दीजिए, हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ को आप अपनी पार्लियामेंट में डिस्कस करोगे, तो ये गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन जो इंडिया में जानबूझ के बैंकरप्ट हो जाते हैं, पैसा खा जाते हैं बैंकों का और बाद में चले जाते हैं यूके में, सालों साल लग जाते हैं उनके एक्स्ट्राडिशन में, या फिर एक्स्ट्राडिशन होता ही नहीं है। यूके को सीखना चाहिए यूएई से। यूएई के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफ़ी मजबूत है और यूएई ने बहुत से इंडियन क्रिमिनल्स को वापस इंडिया को लौटाया है। तो यूके को समझना चाहिए ये जो इशू है ना, इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मत कीजिए, मतलब उनके एक्स्ट्राडिशन में आप डिले मत कीजिए, जो कि यूके अभी करता है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और भी काफ़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसर्न है एफटीए का, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो ब्रिटेन जो है अभी इंडिया का मेजर ट्रेड पार्टनर नहीं है। जब अगर नेगोशिएशंस हों इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, तो सोशल मोबिलिटी, जैसे यूके अब ज़्यादा अलाउ करता नहीं इंडियन प्रोफेशनल्स को वहाँ पे जाके काम करने के लिए, और सर्विसेज जिसमें इंडिया के पास महारत हासिल है, तो इन इश्यूज़ को एडुकेटली कवर करने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये इश्यूज़ वो इश्यूज़ हैं जिनके कारण यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, जिसकी वजह से ब्रेग्जिट हुआ, तो फिर इन इश्यूज़ पर टकराव हो सकता है। इंडिया की अलग एक्सपेक्टेशन है, यूके के अलग कंसर्न्स हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना डिफ़िकल्ट होगा। कंक्लूजन की बात करते हैं। वैसे ये कंक्लूजन नहीं है, ये भी कंसर्न ही है। कंसर्न ये है कि यूके ऑफिशियल्स का कहना है इंडिया में बिजनेस करना आसान नहीं है और इंडिया में रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो जाता है काफ़ी बार, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट अगर हो भी सही तो फिर इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाती है जब रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन होता है। और जब मामला पहुंचता है आर्बिट्रेशन कोर्ट के बाद, आर्बिट्रेशन कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद भी इंडिया नहीं मानता, जैसे वोडाफोन का केस है, ये एग्जाम्पल देते हुए यूके के जो ऑफिशियल्स हैं वो शिकायत करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इंडिया यूके रिलेशंस से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।